हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि ठीक ठाक होंगे और बोर्ड की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे वो हिस्ट्री की है। ये ओनली रिवीजन सीरीज होगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें डेप्थ में चीज़ें तैयार नहीं करेंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है। ठीक है। इसमें हम मेन चीज़ें देखेंगे और जो चीज़ें देखेंगे वो नोट से देखेंगे। ठीक है। आपको जिसके पास नोट्स नहीं है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। अब सीधी बात, नो बकवास, टाइम खराब नहीं करते, जल्दी से रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। लंबी सीरीज नहीं है, आपको बस नोट्स ओपन करके रखना है और सीरीज को देखते रहना है कि सर ने कौन सी चीज़ों को कैसे समझाया। फर्स्ट चैप्टर 6 मार्क्स का है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, आइडिया रहेगा तो ठीक रहेगा। हम जो देखेंगे वो नोट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देखेंगे और ये नोट्स से देखेंगे। ठीक है। उसी पैटर्न के हिसाब से इनको समराइज किया हमने। पहला टॉपिक जो हमारा है वो हड़प्पा सभ्यता को लेकर है और उसमें एक टॉपिक हमने उठाया है जीवन निर्वाह और रहन सहन के तरीके क्या है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, जीवन निर्वाह भी मतलब एक ही होता है और रहन सहन का तरीका भी एक, मतलब सीधी बात है, हड़प्पा के लोग अपना जीवन व्यापन किस प्रकार से करते थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे, क्या क्या तरीके थे। पहला हमने देखा कि भोज्य पदार्थ प्राप्त करना, पहला तरीका हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा तरीका पढ़ेंगे कृषि से प्राप्त उत्पाद। ठीक है। और तीसरा पढ़ेंगे मांस का सेवन भी किया करते थे वो। और चौथा पढ़ेंगे मछली और पक्षियों का मांस का सेवन भी किया करते थे। और लास्ट का पढ़ेंगे उनको शिकार के बारे में अस्पष्ट जानकारी थी या नहीं थी, जो भी है वोट एवर। एक एक चीज़ों को उठाते हैं और एक एक चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। पहला पहला यही उठा लेते हैं, उन्हें भोज्य पदार्थ प्राप्त करते थे जंगलों से और जानवरों से। जंगलों से क्या प्राप्त करते थे, आपको पता है कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते थे उनको कंदमूल, बेर या जो भी प्राप्त होते थे। नेक्स्ट है जानवरों से। जानवरों का मतलब क्या है, वो भेड़ बकरी पालते थे। इसका मतलब ये हुआ कि सर वो जानवरों से दूध, दही, घी आदि चीज़ें भी प्राप्त करते थे भोज्य पदार्थ के रूप में। अब हम समझ गए पहला पॉइंट क्या है कि भोज्य पदार्थ प्राप्त करना, जानवर जंगलों से कंदमूल प्राप्त करते थे, जानवरों से उनके जो पालतू जानवर रखते थे उनसे भेड़ बकरी गाय भैंस जो भी पालतू जानवर रखते थे उनसे ऊन ऊन प्राप्त करते थे। वेशभूषा बनाने के लिए दूध, दही, घी वगैरह आदि प्राप्त करते थे। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? आई होप कि समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कृषि से प्राप्त उत्पाद। कृषि से प्राप्त उत्पाद का मतलब क्या है, हमें वहाँ पर जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेतों के क्या मिले, साक्ष्य। इसका मतलब ये हुआ कि मोटा मोटा कि वो क्या करते थे, कृषि करते थे। अब कृषि किस चीज़ की करते थे तो वो ध्यान रखेंगे, कृषि करते थे गेहूँ, जौ और चना और बाजरा। ठीक है। आदि की क्या करते थे, खेती, अपने जीवन व्यापन करने के लिए खेती करते थे। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? इसका मतलब है पूरा तत्वविदों को ये लगता है कि हड़प्पा के लोग भोज्य पदार्थ के रूप में कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग करते थे। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मांस का सेवन। कौन से मांस का सेवन? सिंपल बात है, जानवरों के मांस का सेवन। तो पुरातत्वविदों को ऐसा लगता है कि वहाँ से मिले हड्डियों के साक्ष्य से ऐसा मालूम हो रहा है कि पहले तो वो भेड़ बकरी भैंस गाय आदि वहाँ हड्डियाँ मिली इनकी और उनसे ऐसा पता। और इसका मतलब ये हुआ भाई, देखो पहली बात तो जानवर, जानवर कौन कौन से, भेड़, बकरी, ठीक है, भैंस, भैंस भी मिली है वहाँ पर, ठीक है, और सुअर, इन सब की हड्डियाँ मिली है। इससे हड्डियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के लोग इन जानवरों को पालतू मानते थे, अर्थात पालन करते थे इनका, और इन जानवरों के मांस का भी वो क्या करते थे, सेवन। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या है, मछली और पक्षियों का मांस का वो भी साक्ष्य मिले, मांस का उनका भी क्या करते थे, वो सेवन करते थे। इसका मतलब ये क्या है कि जो पुरातत्वविद थे उनको हड़प्पाई लोगों के बारे में जानकारी लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर मिली मछली और पक्षियों की हड्डियों से वे अनुमान लगाए कि वहाँ के लोग मछली और पक्षियों के मांस का सेवन भी किया करते थे। आई होप कि समझ में आया होगा। पांचवा पॉइंट, अस्पष्ट जानकारी। किस चीज़ के बारे में? शिकार के बारे में। दो ही प्रकार की जानकारी मतलब है, इस चीज़ के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें ये नहीं मिलती है कि हड़प्पा के लोग या तो वो खुद शिकार करते थे या वो शिकारियों से मांस लेते थे। इस चीज़ के बारे में कहीं पर भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। क्या मैं समझा पाया हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोग
खुद शिकार करते थे या अन्य लोगों से, जो शिकारी थे वो जो शिकार करते थे उनसे मांस लेते थे, इस चीज़ के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगेन से आई रिपीट, मैं दोबारा बोल देता हूँ। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, भोज्य पदार्थ प्राप्त करना, जंगलों से कंदमूल, जानवरों से वे प्राप्त हमने किया, ठीक है। कृषि से प्राप्त उत्पाद मतलब है वहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य से अनुमान लगाया पुरातत्वविदों ने कि वे भेड़, बकरी, भैंस, गाय आदि सुअर की वहाँ पर हड्डियाँ मिली है। ये सभी जानवर क्या थे? पालतू थे। और हड़प्पावासियों के लोग इन जानवरों के मांस का सेवन भी किया करते थे। थर्ड पॉइंट है मांस का सेवन, मतलब जानवरों के मांस का सेवन। वहाँ पर मिली हड्डियों से ये अनुमान लगाया कि वहाँ के लोग किस प्रकार से मांस खाते थे। सॉरी, मैंने इस पॉइंट में ये सब चीज़ें बोल दी। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, खेत जुते हुए खेतों के साथ से अनुमान लगाया कि वहाँ के लोग कृषि कार्य करते थे, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, इनसे अपने जीवन यापन करते थे। ये पॉइंट समझा दिया। मछली और पक्षियों के मांस का सेवन भी करते थे। उन पुरातत्वविदों को वहाँ पर मिले साक्ष्य के अनुमान आधार पर अनुमान लगाया है, ठीक है। मैं एक बात बता देता हूँ, पूरी सभ्यता ही है ना अनुमान के आधार पर चलती है 99%। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट, वहाँ वो शिकार की जानकारी, इस स्पष्ट जानकारी थी। इसका मतलब ये कि हड़प्पा वासियों के लोगों के बारे में अनुमान लगाए कि ये पता नहीं चला है कि वो लोग खुद शिकार करते थे या शिकारियों से मांस लेते थे। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी है। क्लियर हो गया? आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रौद्योगिकी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, जूते हुए खेतों के साक्ष्य। पहला पॉइंट ये है, जूते हुए खेतों के खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग और हलों का प्रयोग। दूसरा पॉइंट है हमारा कृषि उपकरण यानी कि हथियार। तीसरा पॉइंट है सिंचाई, ठीक है। एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, ठीक है, वहाँ पर जूते हुए खेतों के क्या मिले हैं? साक्ष्य। और उन साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया है कि वहाँ बैलों का प्रयोग होता था जोतने के लिए। दूसरी बात का अनुमान लगाया है कि वहाँ पर जो मोहरें मिली है, जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है, वो उनसे अनुमान लगाया है पुरातत्वविदों ने कि उन मोहरों पर एक बैल की आकृति छपी हुई थी, वृषभ, ठीक है। कौन सा बैल था? वृषभ। उस भेल की आकृति से हड़प्पावासियों ने अनुमान लगा पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि हड़प्पावासी लोग खेत जोतने के लिए इन भेलों का क्या करते थे? प्रयोग। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? और इसी प्रकार से हमने दो एग्जाम्पल देखना है। पहला एग्जाम्पल हमने देखना था, क्या याद करो, दिमाग में बिठाओ, चोलिस्तान। आ रहा होगा याद? चोलिस्तान। और चोलिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। और दूसरा एक और एग्जाम्पल याद आ रहा होगा, बनावली, ठीक है। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। यहाँ से दोनों से क्या साक्ष्य मिले हैं? मिट्टी के हलों के प्रतिरूप। किसके साक्ष्य मिले? मिट्टी के हलों के प्रतिरूप। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? आई होप कि समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था कि सर जूते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हुए। जूते हुए खेतों के क्या मिले? साक्ष्य। जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? आपको याद आ रहा होगा, कालीबंगा से। जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा, हनुमानगढ़ या राजस्थान, आप जो भी दोनों में करना चाहो कर लो, ठीक है। ये लोकेशन, ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। मैं अगेन से आई रिपीट कर देता हूँ कि हड़प्पावासी कृषि प्रौद्योगिकी में जो पहला पॉइंट हमने पढ़ रहे हैं कि खेतों को जोतने हेतु बैलों का प्रयोग, हलों का प्रयोग करते थे। पुरातत्वविदों को वहाँ पर जो मोहरें मिली, वहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली, उनके ऊपर जो अंकन किया गया था वो एक वृषभ बैल का किया गया था। उससे अनुमान लगाया कि वो खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट बात ये हमने पढ़ा कि चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हलों के प्रतिरूप मिले हैं, हमें साक्ष्य मिले हैं। और कहते हुए जूते के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। तो इससे अनुमान लगाया कि वो खेत जोतने हेतु बैलों हलों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, कृषि उपकरण। कृषि उपकरण का मतलब होता है औजार। कृषि उपकरण का मतलब क्या होता है? औजार। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, औजार, ठीक है। हथियार, सिंपल बात है। आज हम खेतों में कृषि उपकरण के रूप में औजारों का उपयोग करते हैं, आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ एक ही चीज़ पढ़नी है कि पुरातत्वविदों को वहाँ पर बहुत सारी फसलों की कटाई के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और उन्होंने पहचानने की कोशिश करी। तो उनमें से एक हथियार का पता चला कि वहाँ के लोग एक नुकीला पत्थर होता था, ठीक है। और नुकीला पत्थर होता था, नुकीला पत्थर होता था, ठीक है। और ये हत्था, यहाँ पर हत्था पहनाया गया है। ये एक ऐसा हथियार बनाया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लकड़ी का हत्था बनाया जाता था और बीच में नुकीले पत्थर होता था जिसे खोदने के लिए काम में लेते थे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर लकड़ी
लकड़ी के हत्थों से बना एक पत्थर वाला औजार मिला है, जिससे अनुमान लगाया है कि वो खेतों में उपकरणों का भी क्या करते थे, प्रयोग। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंचाई, इरिगेशन क्या करते थे। हड़प्पा हड़प्पा जो क्षेत्र था वो लगभग वो कौन से क्षेत्र में स्थित था, अर्धशुष्क, ठीक है, अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित है, यानी कि वर्षा कम होती थी, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती थी। तो इसका मतलब हो गया कि वो कृषि में सिंचाई हेतु किसका प्रयोग करते थे, सिंचाई कृषि में सिंचाई का प्रयोग करते होंगे, राइट। इसलिए हमें ज्ञात होता है कि कुछ जगह से नहरों के साक्ष्य मिले और उनमें से एक नाम आता है सोर तो गई। याद करो, सोर तो गई ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। नहरों के साक्ष्य मिले। हमें एक जगह से भारत में जलाशयों के साक्ष्य भी मिले हैं, और जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले, धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। आई होप कि समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड। ये टॉपिक क्लियर हो गया। मैं आपको सवाल करने के लिए दे देता हूँ कि भारत हड़प्पा सभ्यता में कृषि किस प्रकार से कृषि को अपनाया गया था, कौन कौन से तरीके थे, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है, आपको करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में घर स्थापत्य कला किस प्रकार से थी, आवासों का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए भी ये सवाल, ठीक है, ढंग से करके जाना, ठीक है। 2013 में पूछा था ये PYQ सेम, 16 में पूछा था, 22 में पूछा था, 24 में पूछा था, सॉरी 23 में पूछा था, 24 में नहीं पूछा है, ठीक है, 25 में नहीं पूछा है। इस बार आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि आपका पेपर होगा 2026 में। तो इस ऐसे सवालों को ढंग से करके जाए, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड। आई होप कि समझ में आएगा। अब हम एक एक चीज़ों को कर लेते हैं भवन निर्माण की। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैठ रहा होगा दिमाग में कि सर कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं घर स्थापत्य कला। चलो एक एक चीज़ों को उठाते हैं। पहला, उन्होंने जो घर बनाए, उन्होंने जो आवास बनाया ना, वो कैसी ईंटों से बनाया था। तो सिंपल बात है, उन्होंने आवास या मकान बनाने के लिए कौन सी ईंटों का प्रयोग किया था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। पक्की ईंट और कच्ची ईंटों का मतलब है, पक्की ईंट का मतलब होता है आग में सिकी हुई ईंट, पक्की और कच्ची ईंट का मतलब धूप में सिकी हुई ईंट, अंडरस्टैंड। तो हड़प्पा के लोग मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि याद करो, उनके मकानों में आंगन भी होता था बीच में। क्या होता था, आंगन, मकान के बीच बीच आंगन होते थे। और आंगन, मान लो ये आंगन है, तो आंगन के चारों तरफ क्या होते थे, कमरे। अब आपको एक बात समझ में आ गई, सर आप कहना क्या चाहते हो कि आंगन के सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड, आंगन के चारों ओर क्या बने होते थे, कमरे। ये याद रखना, ठीक है। पहला तो मकान के बीचों बीच आंगन होता था और उनके चारों ओर क्या होते थे, कमरे, अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट हम देखने की कोशिश करते हैं। मकान में आंगन होता था, तो उस आंगन में उस आंगन में क्या होते थे, कुएं। उस आंगन में क्या होते थे, कुएं। और सॉरी, थोड़ी आवाज़ खराब, थोड़ा गला खराब हो रहा है, उसके लिए समझ आता हूँ। हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उस आंगन में क्या होते थे, बीचों बीच कुएं होते थे। पहली बात ध्यान रखेंगे, वो कुएं है ना आयताकार होते थे, ठीक है। पहली बात, आयताकार का मतलब है ऐसे चार, ये हो गया आयताकार, ये होता है वर्ग, ये होता है आयताकार। तो वर्गाकार नहीं थे, कौन से आकार के थे, आयताकार। ये नई चीज ध्यान सुन लेना, ठीक है। दूसरी बात है, उन कुएं में उतरने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियाँ। ये नई चीज़ें ध्यान रख लो आप, ठीक है। कुएं में उतरने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। दूसरी बात, जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी ना कुएं के, एक तो उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ बनाई गई थी। जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी, एक तो उत्तर की तरफ बनाई गई थी और एक दक्षिण की तरफ बनाई गई थी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेंगे। और हमने लगभग कितने कुएं की संख्या देखी थी, हमने लगभग मोहनजोदाड़ो में लगभग याद करो 700 कुएं की संख्या देखी थी। और वो कहाँ देखी थी, मोहनजोदाड़ो में देखी थी, ठीक है। ये थोड़ा आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा मैं कौन सा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट जो हमने पॉइंट देखा था कि मकान की जो भूमि तल पर, अंडर एक मिनट, जो भूमि तल पर जो दीवारें हुआ करती थी ना, उन भूमि तल पर जो दीवारें होती थी ना, उन दीवारों के सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी। उन दीवारों की क्या नहीं होती थी, सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी। दूसरी बात, ऊपर दीवार कमरों के आवासों पर छतें बनी होती थी,
ठीक है। दूसरी बात, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए क्या बनाई गई थी? सीढ़ियाँ। दूसरी मंजिल की पर जाने के लिए क्या बनाई गई थी? सीढ़ियाँ। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमने कुएं के बारे में देख लिया, मकान के बारे में देख लिया, और इसके अलावा कुछ रहा थोड़ी है। अब देख लो, हाँ, प्रत्येक घर में मकानों में एक क्या होता है? विशाल स्नानागार। एक क्या होता था? विशाल स्नानागार। ये थोड़ा ध्यान रखना, टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह बने होते थे। और इस विशाल स्नानागार की जो परस है ना, जो इसकी विशाल स्नानागार की जो परस है ना, वो ईंटों से बनाई गई थी। किस किस ईंटों से बनाई गई थी? ठीक है, और पत्थर से बनाई गई थी। ये थोड़ा याद रखेंगे। परस आप समझते हो, उसका तल जो है, उसका जो परस, सॉरी, उसका जो नीचे वाला जो परस है, वो ईंटों और पत्थर से बनाया गया था। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगेन से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेरे साथ एक बार मनी मन बोल लो। हड़प्पा के लोग पराई जो मकान उनके ये पक्की ईंटों से बने हुए थे। उनके आवासों, उनके घरों के मध्य एक आंगन हुआ करते थे। आंगन के चारों तरफ दीवारें हुआ करती थी। भूमि तल पर जो दीवारें बनी थी उनके पर कोई खिड़की नहीं होती थी। एक लास्ट एक और पॉइंट रहा है जो मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वो पॉइंट है कि मकान का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है ना, वो मुख्य द्वार से नहीं दिखाई देता था। इसका मतलब है मुख्य गेट से मकान के आंतरिक भाग नहीं दिखाई देते थे। मुख्य दरवाजे से, मुख्य गेट से, मुख्य द्वार से मकान के आंतरिक भाग नहीं दिखाई देते थे। ये थोड़ा याद रखेंगे। आई होप कि समझ में आएगा। प्रत्येक घर ईंटों से बना हुआ फर्श एक विशाल स्नानागार था। कुछ आवासों में कुएं भी होते थे। लगभग 700 कुएं मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, कुएं में सीढ़ियाँ, जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी उत्तर और दक्षिण दिशा में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अंडरस्टैंड? मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। इसको थोड़ा जल्दी देखते हैं विस्तार से। पहला, एक नियोजित शहरी केंद्र था। तो एक नियोजित शहरी केंद्र ढंग से देख, एक बार दोबारा से मैं इसको ढंग से यही समझा देता हूँ। ठीक है, एक नियोजित शहरी केंद्र, एक बार जस्ट वेट, मैं एक बार देख लेता हूँ कोई आगे तो नहीं है ना ये सवाल। हाँ, हाँ, एक नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदाड़ो में, सॉरी, मोहनजोदाड़ो में दो नगरों में विभाजित किया गया। एक तो छोटा नगर, ठीक है, एक है बड़ा नगर। ठीक है, बड़ा नगर था जो पश्चिमी दिशा में स्थित था, जिसे नाम दिया गया निचला शहर। जिसे क्या नाम दिया गया? निचला शहर। एक एक जो छोटा नगर था वो पूर्व दिशा में स्थित था और जिसे नाम दिया गया दुर्ग। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जो था सर, दुर्ग में, ठीक है, पुरोहित यानी कि राजा और पुरोहित राजा ये रहा करते थे, यानी सेनापति लोग बड़े रहा करते थे। और निचला शहर है, वहाँ पर सामान्य लोग रहा करते थे। पहली बात याद आ रही। दूसरी बात, दुर्ग चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ करता था। ठीक है, दुर्ग को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। ठीक है, कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। निचला शहर भी चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। आई होप कि समझ में आया होगा ये पैटर्न। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट बात करते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन की इस स्पेशल हम आगे स्पेशल इसी का पॉइंट करेंगे, लेकिन हम आगे थोड़ा सा इसको यहीं थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि नगर नियोजन के बारे में क्या बोलने को चले। तो पहली बात तो, नगर नियोजन जो बनाया गया था ना, वो निश्चित पैटर्न के अनुसार बनाया गया था, निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था। पहली बात तो। दूसरी बात हम बात करें तो इसमें जो सड़क है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? ग्रिड पद्धति। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, इस प्रकार से, इसलिए इसको क्या कहा? ग्रिड पद्धति। और ये सड़कें कुछ मात्रा में क्या होती थी? चौड़ी, मतलब जितनी जरूरत है उतनी हिसाब से चौड़ी हुआ करती थी। तीसरी बात है, प्रत्येक नगर में नालियों का जाल बिछाया गया था, नालियों की व्यवस्था की गई थी। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या मैं समझ पा रहा हूँ? ठीक है, और यहाँ पर जो मकान है वो प्राय पक्की ईंटों से बने होते हैं। मकान के अंदर शौचालय हुआ करते थे, आंगन हुआ करते थे, रसोई घर हुआ करते, खिड़कियाँ हुआ करती थी, आदि व्यवस्था की गई थी। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन कैसा था? समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, पुरोहित, सुनार, लुहार वगैरह वगैरह। ठीक है, समाज को मार्क्सवादी समाज बताया गया है। ठीक है, जहाँ पर माता के द्वारा कंट्रोल होता है। और समाज में स्त्री और पुरुष थे, दोनों को आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। भाई, दोनों आभूषण पहनते थे। क्लियर हो गया? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये सामाजिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? वो लोग मार्त देवी की क्या करते थे? पूजा करते थे। और शिव भगवान जी की उपासना करते थे लिंग के रूप में। थोड़ा ध्यान रखेंगे, शिव भगवान की उपासना करते थे लिंग के। देखो, मार्त देवी की तो पूजा करते थे, और शिव जी की क्या उपासना करते थे? किस रूप में? लिंग के रूप में। इसके अलावा हम आगे देखें तो पशुओं और वृक्षों की, पेड़ पौधों की भी वो लोग पूजा किया करते थे। थोड़ा ध्यान रखेंगे इनके अलावा।
ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे धार्मिक, जादू टोने पर विश्वास करते थे वगैरह वगैरह, आगे देखेंगे। आर्थिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि की हम बात करें तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ज़्यादातर वो लोग अपना जो आय आय का साधन था उनके हिसाब से कृषि था। उनके पशु थे आय का साधन। तो कृषि के रूप में बात करें तो वो गेहूँ, जौ, चना आदि की खेती किया करते थे। दोबारा बोल देता हूँ, गेहूँ, जौ, चना आदि की खेती किया करते थे। दूसरी विशेषता हम बात करते हो, पशु भी पालते थे वो, भेड़, बकरी, भैंस, गाय आदि। भेड़, बकरी, भैंस, गाय आदि, सुअर, ठीक है, ये भी पालते थे, ठीक है, इनका पालन पोषण करते थे। तीसरी बात, उद्योग के रूप में सूती वस्त्र उद्योग, मन के औजार आदि भी बनाया करते थे वो। क्लियर हो गया? उद्योग धंधों के रूप में। क्या तीनों विशेषता क्लियर हो रही है? नेक्स्ट, लिपि। उनकी लिपि कैसी थी? लिखावट कैसी थी? तो पहली बात है, उनकी लिपि को वर्णमाला नहीं थी भाई, अक्षरों में नहीं लिखी गई थी। उनकी लिपि अक्षरों में नहीं लिखी गई थी, और अक्षरों में नहीं लिखी गई थी तो उस लिपि को कभी भी पढ़ा नहीं गया। क्लियर हो गया? तो उनकी लिपि वर्णमालीय नहीं थी, पहली बात। और वर्णमाली नहीं की तो कभी पढ़ा नहीं गया। क्लियर हुआ? उसमें जो चिन्ह मिले हैं वो बहुत अधिक चिन्ह मिले हैं, ठीक है, लगभग 375 से 400 चिन्ह मिले हैं इसमें। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इस ये जो लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब एक तो होता है हम राइट से सॉरी लेफ्ट से राइट लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, और वहाँ जो लिखा जाता था वो ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, दाएं से बाईं ओर। और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आई होप कि समझ में आएगा, इससे सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कलाएं। कला की बात करें तो, कला की बात करें तो वहाँ के लोग मोहर बनाते थे, मूर्ति कला बनाते थे, और चित्रकला में, इसमें क्या थे, वो लोग निपुण थे, दक्ष थे उसमें बनाने में, ठीक है वो। और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, मूर्तियों का निर्माण करने में भी वो निपुण थे। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया? आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि सर कहना क्या चाहते हैं। हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ नोट्स आपके सामने होंगे। पहला देख लेते हैं दोबारा। एक नियोजित शहरी के अंदर, दूसरा है नगर नियोजन, तीसरा है सामाजिक जीवन, चौथा है धार्मिक अवस्था, पांच है आर्थिक दृष्टि, और छठा है लिपि, और सातवां है कलाएं। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं स्पेशल, हम करते हैं नगर नियोजन। अब इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे, और आप साथ साथ मेरे साथ के साथ आप पढ़ते जाओ, और नोट्स को रिवाइज करना है आपको। मैं जो बोल रहा हूँ उन वर्डों पर ध्यान देना है आपको बस। नगर नियोजन का मतलब है सिटी को किस प्रकार से प्लान करके बसाया गया था। पहली बात तो वहाँ पर जो नगर है वो निश्चित पैटर्न पे आधार पर बसाए गए थे, निश्चित योजना के आधार पर बनाए गए थे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो मोहनजोदाड़ो एक नगर था, और एक हड़प्पा। इन नगरों को बसाया गया था ना एक निश्चित योजना के अनुसार बसाया गया था। क्या मैं यहाँ तक समझा पा रहा हूँ? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सड़कें। वहाँ की जो सड़कें बनाई गई थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ वहाँ की जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। वहाँ की सड़कें कैसी थी? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। इसका मतलब है सड़कें समकोण पर काटती थी। क्या मैं तक समझा पा रहा हूँ? और सबसे अच्छी बात ये थी कि सड़क के किनारे नालियाँ बनाई गई थी। सड़क के किनारे क्या बनाई गई थी? नालियाँ। नेक्स्ट आगे, मोहनजोदाड़ो में नालियों का जाल बिछाया गया था। किसके किनारे? सड़क के किनारे। मोहनजोदाड़ो में नालियों का जाल बिछाया गया था सड़क के किनारे। दूसरी बात, वहाँ पर वर्षा के पानी और मकान के गंदे पानी को निकालने के लिए भी नालियाँ बनाई गई थी। मज़े की बात है उन नालियों को ढका गया था। किससे? पत्थर और ईंट से। पत्थर और ईंट से उनको ढका गया था। सबसे अच्छी बात यह है, बताओ उस समय भी नालियों को ढका गया था, और आज है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे क्या क्या कर रही है, जो भी है। भवन निर्माण, भवन निर्माण ऑलरेडी हमने देख लिया है कि किस प्रकार से आवासों में आंगन, रसोई, स्नानागार आदि व्यवस्था हुआ करती थी, कुएं हुआ करते थे, कुएं में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, आदि सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है वहाँ पर, ठीक है। बेग विशाल स्नानागार, विशाल स्नान की बात करें तो वहाँ पर जो टॉयलेट वगैरह पाए गए हैं उनकी जो संरचना है वो ये जो कहाँ पर बनाए गए थे? आंगन में बनाए गए थे। आंगन के चारों तरफ जो कमरे बने थे उनमें बनाए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर जाने के लिए गलियारा बनाया गया था, और ये ज़्यादातर कैसे होते थे? आयताकार। कैसे होते थे? आयताकार। ये थोड़ा याद रखना इसको अंडर से अच्छे से। और दूसरी बात, इसका जो तल होता था, इसका जो तल होता था वो कैसा होता था? इसका जो तल बनाया गया था, तल तक जाने के लिए एक तरफ से सीढ़ियाँ होती थी, दूसरी तरफ से भी सीढ़ियाँ होती थी। ध्यान रखना पहली बात, दोनों तरफ से क्या हुआ करती थी? सीढ़ियाँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें
ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। नगर, ठीक है, और सड़कें, नालियाँ, भवन निर्माण, विशाल नगर, कुएं। कुएं के बारे में बात कर लेता हूँ मैं एक बार। कुएं, याद करो कुएं के बारे में। हमने कुएं के बारे में हमने देखा था कि वहाँ के प्रत्येक घर में कुएं थे। प्रत्येक घर में क्या थे? कुएं थे, ठीक है। और कुओं से कुओं से कुओं से पानी निकालने के लिए किसका प्रयोग करते थे? रस्सी का। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और कुछ कुओं में सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। कुओं में जाने के लिए क्या बनी गई थी? सीढ़ियाँ। 2 पॉइंट है। प्रत्येक घर में कुएं होते थे। दूसरा, कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी का प्रयोग करते थे। और कुछ घरों के कुएं में सीढ़ियाँ भी बनी होती थी कुएं में जाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का। सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। मैंने पहले बोला था सामाजिक जीवन को हम डिटेल से करेंगे। समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जैसे सुनार, लुहार, राजगीर आदि, ठीक है। थोड़ा याद रखना, समाज कई वर्गों में बटा हुआ था ऐसे, भाई ऊपर फिर नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। मनुस्मृति आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद करो, उसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा था, ठीक है। याद आ रहा है? ब्राह्मण, वैश्य, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस आधार पर क्रम है, तो उस आधार पर इसमें समाज को कई वर्गों में बांटा गया है। आई होप कि समझ में आया। दूसरी बात, पुरोहित और राजा वर्ग अलग ही रहते थे, और दुर्ग में शासक लोग और उच्च अधिकारी रहते थे, जबकि जो सामान्य जो निचला शहर था उसमें, नगर में कौन रहते थे? सामान्य लोग। आई होप कि समझ में आया होगा ये पॉइंट। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो इसी क्रम में पहला हमने देख लिया समाज का वर्गीकरण। दूसरा हम देखते हैं भोजन। तो सीधी बात है, भोजन के बारे में हमने डेप्थ में चीज़ें देख कर लिए, लेकिन फिर भी मैं मोटी मोटी चीज़ें बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने भोज्य पदार्थ प्राप्त करते थे जानवरों से। जानवरों से भोज्य प्राप्त करते थे। कृषि से प्राप्त करते थे। मांस का सेवन करते थे। याद आ रहा होगा आपको मोटा मोटा चीज़ें, ठीक है। तो भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ 2 प्रकार से थे। एक तो जंगलों से, ठीक है, एक तो जंगलों से, दूसरा जानवरों से, ठीक है। तीसरी बात, कृषि से उत्पाद, गेहूँ, ठीक है, जौ, चना आदि के, ठीक है। तीसरी बात, भोजन के रूप में मांस का सेवन। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ रही है। ऑलरेडी हमने पहला जो टॉपिक किया था ना, वो पॉइंट वो इसी का था, ठीक है। नेक्स्ट, वेशभूषा। वेशभूषा की बात करते हैं ना, तो वो लोग ज़्यादातर है ना, अधिकतर सूती वस्त्र कपड़े पहनते थे, क्योंकि वो सूती वस्त्र उद्योग का कार्य करते थे। तो सूती वस्त्र उद्योग कपड़े पहनते थे, ऊनी कपड़े पहनते थे, ठीक है। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? स्त्रियाँ अधिकतर पाया गया कि घाघरे के साथ कुछ और वस्त्र भी पहनती थी, और पुरुष धोती वगैरह पहना करते थे। थोड़ा याद आ रहा होगा। और वो अधिकतर ऊनी और सूती वस्त्र हुआ करते थे। आई होप कि याद आ रहा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आभूषण। आभूषण की बात करें तो चाहे पुरुष हो, ठीक है, चाहे स्त्री हो, दोनों आभूषण पहनते थे, ठीक है। कुछ पुरातत्वविदों को कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिसमें ऐसा लगा है कि वो हार, ठीक है, वो अंगूठी और वो पायल और कुछ जगह से कड़े मिले हैं। उससे अनुमान लगाए हैं कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों आभूषण पहना करते थे। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? आई होप कि। नेक्स्ट, परिवार अधिकतर कैसा मिला है वहाँ पर? मार्त सत्तात्मक। परिवार कैसा मिला है? अधिकतर मार्त सत्तात्मक। ये लाइन याद रखेंगे आप अच्छी तरीके से। क्लियर हो गया? मर्त संस्कार, भाई जो लोग मर जाते थे उनका क्या करते थे वो? तो वो लोग शव को किस में दफनाते थे? शवादान गर्त में। किस में दफनाते थे? शवादान यानी गड्ढे में दफनाते थे। दूसरी बात, लेकिन जो बड़े लोग थे, जो राजा वगैरह थे, उनका स्व कहाँ दफनाया जाता था? केवल दुर्ग में दफनाते थे। उनको दुर्ग में ही दफनाते थे। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? आई होप कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात करें तो इसमें हम देखेंगे मोटा मोटा जादू टोना पर विश्वास करते थे, अग्नि वेदिकाएँ, ठीक है, मार्त देवी की पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, शिव की उपासना करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे। इन सब के बारे में एक एक चीज़ देखते हैं डिटेल से। जादू टोने पर विश्वास। जादू टोने के विश्वास का मतलब क्या है? पुरातत्वविदों को कुछ खननों में साक्ष्य मिले, कुछ वस्तुएं ऐसी मिली, और उससे अनुमान लगाया कि वो लोग तांत्रिक पूजा पद्धति पर भी विश्वास करते थे। तांत्रिक पूजा पद्धति पर भी विश्वास तांत्रिक पूजा पद्धति पर भी क्या करते थे? विश्वास। और इससे अनुमान लगाया है कि वो जादू टोने पर विश्वास करते थे। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अग्निवेदिका है। अग्निवेदिका की बात करें तो हम देखते हैं वो हवन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। तो
हड़प्पावासी सभ्यता में खनन के दौरान कुछ अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड। अग्निकुंड का मतलब हवन वगैरह करवाने के लिए अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंडों से ये और अग्निकुंड मिले मंदिरों, और तो इसका मतलब है कि वो यज्ञ कार्य करवाते थे, यज्ञ कार्य करवाते थे। तो साथ ही यज्ञ के पास में ही पूजा सामग्री मिली है। यज्ञ के साथ में क्या मिली है? पूजा सामग्री। पूजा सामग्री से अनुमान लगा लिया कि वो लोग अग्नि वेदिकाएं भी करवाया करते थे, अर्थात अग्नि को महत्वपूर्ण मानते थे। नेक्स्ट हम बात करें तो मारुति देवी की पूजा। वो उन लोगों ने हड़प्पा सब समाज ना मारुति सत्तात्मक समाज था, अर्थात वो माता की पूजा करते थे, मारुति देवी की पूजा करते थे। और कुछ साक्ष्यों से अनुमान लगाया है कि एक वहाँ पर एक नारी की प्रतिमा पाई गई, जिसे क्या बोला गया है? मणमूर्तियाँ। ठीक है, मणमूर्ति बोला गया। एक नारी की प्रतिमा पाई गई, ठीक है, और उससे अनुमान लगाया है कि, और उस जो नारी की प्रतिमा मिली है ना, उसे ही उन्होंने क्या नाम दिया? मारुति देवी। क्लियर हो गया। और उसको देवी के रूप में पूजने लग गए, ठीक है, उसकी पूजा करने लगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पशु पूजा। तो पुरातत्वविदों को ऐसा लगा कि कुछ साक्ष्य मिले और वहाँ पर सामग्री मिली पूजा की, और तो उन्होंने अनुमान लगाया है कि हड्डियों के साक्ष्यों से अनुमान लगा सकते थे वो कि वो पशुओं को पालते होंगे, अर्थात अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते होंगे पशुओं को। और इससे हुए अनुमान लगाते थे कि पशुओं को महत्वपूर्ण मानते थे ना, महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए वो पशुओं की क्या करते थे? पूजा। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? आई होप कि समझ में आया होगा। तीसरी बात है लिंग पूजा, या सॉरी लिंग पूजा के रूप में, या शिव की उपासना के रूप में हम देखते हैं। शिव की उपासना के रूप में हम बात करें तो हड़प्पावासी लोग शिव की आराधना करते थे। हड़प्पा लोग शिव की क्या करते थे? आराधना करते थे, उसको मानते थे, उसकी उपासना करते, पूजा पाठ करते थे। क्लियर हो गया। और मोरों पर भी व्यक्ति एक योगी को व्यक्ति के रूप में उभरा है। जो मोर, वहाँ पर कुछ मोहरें मिली है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है ना, वो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, और जिसको इन्होंने क्या नाम दिया गया? शिव का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, शिव का नाम दिया, और शिव का नाम दिया तो उसी को वो लिंग के रूप में पूजने लगे। उसी को किस रूप में पूजने लगे? लिंग के रूप में। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट वृक्षों की पूजा। कुछ मोहरों पर पेड़ पौधों की स्पष्ट जानकारी से ऐसा मिलता है कि हड़प्पावासी प्रकृति की पूजा करते थे, अर्थात पर्यावरण के प्रति ज़्यादा लगाव था उनका। पर्यावरण के प्रति लगाव था तो वो वृक्षों की क्या करते थे? पूजा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लिंग की पूजा, तो हमने देख लिया कि उस शिव को योगी की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, तो उन्होंने अनुमान लगाया है कि वो लोग उसको लिंग के रूप में पूजने लगे शिव को। अंडरस्टैंड? दोबारा देख लेते हैं एक बार। जादू टोने के ऊपर विश्वास करते थे। ठीक है। जैसे सेकेंड अग्निवेदिकाएं, ठीक है, मारुति देवी की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, शिव की उपासना करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, लिंग के रूप में शिव को पूजते थे। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कलाएं। हड़प्पा सभ्यता की कला की हम बात करें तो पहला हम देखेंगे भवन निर्माण कला। ऑलरेडी हम इसको डेप्थ में देख चुके हैं, ऑलरेडी हमने इसको अच्छे से कर लिया है कि हड़प्पा सभ्यता के भवनों में आंगन हुआ करता था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के आंगनों में कुएं हुआ करते थे, तो कुएं पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी। ठीक है। और कुएं को आयताकार रूप में बनाया गया था। ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि वहाँ पर विशाल स्नानागार हुआ करते थे। ठीक है। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन ये टॉपिक ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया, लेकिन इसका पॉइंट है, इसको थोड़ा याद रखना। इसमें 4 से 5 लाइन आपको थोड़ा डेप्थ में कर लेनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट जो देखना है हमें वो है मूर्तिकला। क्या देखना है? मूर्तिकला। मूर्तिकला की बात करें तो कुछ साक्ष्य मिले, उससे हड़प्पा सभ्यता के अनुमान लगाए। कुछ साक्ष्य मिले। क्या मिले? साक्ष्य। और साक्ष्यों से अनुमान लगाया है कि वो लोग मूर्तिकला में निपुण थे, अर्थात मूर्ति बनाने में क्या थे? निपुण। वो मूर्ति अच्छी बनाते थे। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया रहा हूँ? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और इससे अनुमान लगाया है कि वह हड़प्पावासी मूर्तिकला में क्या थे? दक्ष थे। नेक्स्ट चित्रकला। चित्रकला की बात करें तो मोरों पर अंकन, मोरों पर क्या था? रेखांकन या अंकन। ठीक है। उससे अनुमान लगाया गया है कि वो जो चित्र बनाए गए थे, उससे अनुमान लगाया कि हड़प्पावासी चित्रकला में भी निपुण थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों से कई ऐसे रेखांकन और चित्रकारी मिलती है, जिससे यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि चित्रकला हड़प्पावासी जो थे ना, वो चित्रकला में एकदम पूर्णतः स्पष्ट दक्ष थे। क्या मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ? वे मूर्तियाँ आदि पर भी चित्रकारी किया करते थे।
साथ ही वो पत्थरों, मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर भी रेखांकन करते थे। इसके अलावा उनकी चित्रकला से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने में भी क्या मिली थी, सहायता। भाई हड़प्पा सभ्यता ऐसी है, उनके चित्रों से पढ़कर देखकर भी इस चीज़ के बारे में पता चला। मोहर निर्माण, मोहर निर्माण की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से ये पता हड़प्पा सभ्यता से ये पता चलता है कि वहाँ पर जो मुद्रांकन थी, जो वहाँ पर मुद्राएं थी, उनको बहुत लंबे समय से प्रयोग में कर रहे थे। और जो वहाँ की जो मुद्राएं थी, जो वहाँ की मनी थी, उससे अनुमान लगाया कि वो उनका संपर्क ना सुदूर क्षेत्रों से था। उनका संपर्क किससे था, सुदूर क्षेत्र। और ये उन मुद्रा का प्रयोग ज़्यादातर किसके रूप में करते थे, व्यापार के रूप में प्रयोग करते थे। क्या मैं यहाँ तक समझा पा रहा हूँ? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लेखांकन। लेखांकन का मतलब क्या हुआ, आप मुझे मोटा मोटा आइडिया बताओ। लेखांकन का मतलब हुआ कि वो वर्णमाला लिपि का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, उनकी जो लिपि थी वो वर्णमालीय नहीं थी। इस वर्णमालीय नहीं थी तो क्या उन लिपि को पढ़ा जाएगा, क्या नहीं। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ? लेकिन जो चिन्ह मिले हैं ना, जो यहाँ पर जो चिन्ह मिले हैं ना, उनकी संख्या क्या है, अधिक है। लगभग 375 से 400 शब्द मिले हैं। ठीक है, क्या मैं यहाँ तक समझा पा रहा हूँ? आई होप कि समझा पा रहा हूँ। और जो यहाँ पर जो लिपि थी वो कैसे लिखी गई थी, दाएं से बाईं ओर। क्या मैं यहाँ तक समझा रहा हूँ? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, साथ ही हड़प्पा वासियों ने अपने लेखन कलाओं को मोहरों व वस्तुओं जैसे मोहर, तांबे के औजार, मर्तबांडों, मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण आदि पर भी उन्होंने लिखना शुरू किया था। उनकी कलाओं को रेखांकित करना शुरू किया गया था। और इससे अनुमान लगता है कि हड़प्पा वासी साक्षर थे, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे, जानकार थे इन चीज़ों के बारे में। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा। दो नगर थे, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, दो नगर थे, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और दूसरा था हड़प्पा। ठीक है, एक दोनों को देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, और इसकी खोज 1922 में किसने करी थी, राखलदास बनर्जी ने। किसने करी थी, राखलदास बनर्जी। कब करी थी, 1922 में। आगे हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। कब करी थी, 1921 में। और किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। थोड़ा नाम याद रखना, किसके निर्देशक में की थी, जॉन मार्शल के निर्देशक में। थोड़ा याद रखना, किसने करी थी हड़प्पा सभ्यता की, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। जो याद रखने वाला पॉइंट एक नंबर का, 1975 में अलेक्जेंडर कनिंगम याद रखना है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के क्या थे, जनक थे। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक थे। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ये थोड़ा ध्यान रखना, ASI के जनक थे। क्लियर हो गया पिता। अब थोड़ा देख लेते हैं, एक एक नंबर, दो दो नंबर के सवाल पूछे हुए हैं। गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति कहाँ ये सभ्यता कहाँ मिली, राजस्थान के खेतड़ी जो क्षेत्र है, जो कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। वहाँ पर ये सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, और यहाँ से कुछ मर्तबांड मिले जो कि हड़प्पा मर्तबांडों से क्या थे, अलग थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों ऊपर रेखांकित होती थी आकृति। ठीक है, और यहाँ पर जो पाया गया ना सभ्यता में, वो कहता तांबा बहुतायत मात्रा में पाया गया था, बहुत बड़ी मात्रा में। और हड़प्पावासी लोग यहाँ से तांबा प्राप्त करते थे, तांबा लेते थे यहाँ से। कहाँ से, गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, याद कैसे रखना है, राजस्थान के खेतड़ी के झुंझुनू क्षेत्र से स्थित है। ठीक है, और यहाँ से मिले मर्तबांड हड़प्पा मर्तबांडों से क्या थे, अलग थे। तांबा बहुत मात्रा में पाया गया था। दूसरी, हड़प्पा के लोग यहाँ से क्या प्राप्त करते थे, तांबा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट, खेल खेल सेलकड़ी 2023 में पूछा था। ठीक है, और इसको थोड़ा दोबारा से देखना है आपको, दोबारा पूछ सकता है ये एक मुलायम पत्थर होता था, एक मुलायम पत्थर होता था, और आसानी से वस्तुओं को बनाया जाता था। इस मुलायम पत्थर से आसानी से वस्तुएं बनाना क्या था, संभव था। ठीक है, इसके चूर्ण के लेप से सांचे में डालकर, उसके चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर और मन के बनाने का काम में लेते थे। सेलकड़ी पत्थर किसके रूप में काम होता था, मन के बनाने के रूप में। ये एक मुलायम पत्थर था जिसे आसानी से बनाना संभव था। इसके चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर और बनाने का काम, मन के बनाने का काम किया जाता था। नेक्स्ट, चुनंदड़ो की बात करते हो, मन के बनाने में प्रसिद्ध बस्ती कौन सी थी, चुनंदड़ो। मन के बनाने का काम कौन सी बस्ती करती थी, चुनंदड़ो, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, फयांस की बात करो तो ये घिसी हुई रेत या बालू, साथ में इसमें रंग मिलाया जाता था, और साथ में एक चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता था, जिसके मिश्रण से इस पदार्थ को पकाकर बनाने का काम होता था। और इससे ये एक बहुत कीमती होता था, इसका निर्माण करना बहुत कठिन होता था। साथ ही ये इसमें एक स्मेल आती थी बहुत अच्छी। ठीक है, जो भी बोल, सुगंधित पात्र के रूप में काम लेने का काम होता था ये। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेंगे आप। नेक्स्ट, बाट
हड़प्पा वासियों ने जो बांट का प्रयोग किया था उसका निर्माण एक चट नामक पत्थर से किया जाता था। ये PY के 2025 से याद रख के जाना भाई। चट नामक पत्थर से बनाया गया था वहाँ की बांटों को, और उनके ऊपर निशान नहीं होते थे, निशान रहित होते थे। ये बेलनाकार होते थे, या तो वे इस प्रकार के होते थे या वर्गाकार तो गोल होते थे। ठीक है। और इसके मापदंड कैसे, ऊपर ऊपर की बांट के ऊपरी मापदंड होते थे 10 आकृति में लिखे होते थे, जबकि इसके नीचे क्या लिखे होते थे, द्विआधारी, यानी कि 1 2 4 6 8 वगैरह। ठीक है। हड़प्पावासी के लोगों का अनुमान लगाते हैं कि उनका बाहरी क्षेत्रों के साथ भी संपर्क था, और किस आधार पर था वो देख लेते हैं। PY के 2022-24 में 25 में नहीं पूछा, दोबारा पूछने की संभावना है। कुछ वस्तु हैं जिनको बाहरी क्षेत्र देश के आंतरिक भागों से लाया गया था। ठीक है। एक तो शंख, शंख कहाँ से लाया गया था, गणेश्वर और बालाकोट। ठीक है। नागेश्वर बालाकोट, सॉरी, नागेश्वर और बालाकोट। नेक्स्ट है लाजवर्त मणि, लाजवर्त मणि सोर्तगुई अफगानिस्तान से लाई गई थी। ठीक है। कार्नियल पत्थर होता था, कार्नियल बड़ौच गुजरात से लाया गया था। सेलकड़ी पत्थर होता था, दक्षिणी राजस्थान से लाया गया था। तांबा कहाँ से लाया गया था, खेतड़ी झुंझुनू से। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। लेकिन कुछ बाहरी चीज लोग स्थानों से संपर्क था। पहला है तांबा, कहाँ से लाते हैं, अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से लाया करते थे। ठीक है। कार्नियल, लाजवर्त मणि और सोना, हम ये भी कहाँ से लाते थे, मोसोपोटामिया सभ्यता से भी, उस नगरों से भी हम ये सब चीज़ें मंगवाते थे। आई होप की चीज़ें याद हो रही होंगी। नेक्स्ट, इसका पतन किस प्रकार से हुआ, 2025, 17, 24 में पूछा था, 25 में नहीं पूछा, तो 26 में आने की संभावना है दोबारा। ठीक है। तो थोड़ा देख लेंगे एक बार, पतन किस प्रकार से हुआ। तो अलग अलग पुरातत्वविदों ने अलग अलग अनुमान लगाया। पहला बोला कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी सभ्यता का जलवायु क्लाइमेट में चेंज हुआ, तो पूरी सभ्यता तहस नहस हो गई। दूसरा, बाढ़ के प्रकोप से, कि अचानक से कोई नदियों का बहाव क्षेत्र बिगड़ गया, तो बाढ़ की नदी की दिशा में परिवर्तन हुआ, जल स्तर बढ़ गया, तो यहाँ की सभ्यता तहस नहस हो गई। दूसरा, भूकंप आने की वजह से। तीसरा, संक्रामक रोग, कि यहाँ पर एक ऐसा रोग फैला जिसकी वजह से पूरी जनसंख्या का विनाश हो गया। नेक्स्ट, अकाल पड़ने के कारण। तीसरा है विदेशी आक्रमण के कारण, कि मतलब कोई राजा आया और यहाँ की लूटपाट मचाया और पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया। ये सब क्या है, पतन। और ये अच्छे से आपको याद करना है, कोई भी 4 या 5 याद करना है। ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट मैप लोकेशंस फिल इन द मैप। आपको खाली मैप में इन लोकेशंस को भरना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको भरना है। हड़प्पा कहाँ है, बनावली, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी जो कि 2025 में पूछी गई थी, माथाथल, कालीबंगा, धोलावीरा, ठीक है, बालाकोट, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, कोट दीजिए और चुरंदड़ो। इन सब लोकेशंस को आप इंडिया के मैप में भरोगे, फिल इन द मैप। आई होप कि समझ में आया होगा मैं जो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। आपको इन संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी कुछ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल है अपना, ठीक है, क्लैरिटी फॉर NCERT बाय नवीन, आप ज्वाइन कर लो, को सारी अपडेट्स यहाँ मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई लोगों, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है आपकी। NCERT विद नवीन फैलाओ इसको जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है। कोई भी दिक्कत तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। आई होप कि चैप्टर समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ नोट्स आपके सामने होंगे और नोट्सों को पढ़ रहे होंगे आप। ठीक है। तो हम नेक्स्ट दूसरे चैप्टर को जल्दी लेके आएंगे, तब तक कि आप उसका रिवीजन अच्छे से करो। ठीक है। 12 लेक्चर आएंगे, 12 लेक्चर में हम कंप्लीट हिस्ट्री को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।